नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। गोरखपुर में मिला 2000 वर्ष पुराना कुषाणकालीन स्तूप और 13वीं शताब्दी की मूर्तियां। मेरठ के सरदना में 3 हेक्टेयर में बनेगा स्पोर्ट टूरिज्म सेंटर, भेजा प्रस्ताव। यूपी दौरे पर रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, किया भव्य प्रेक्षागृह का उद्घाटन। जल्द बदल सकता है उन्नाव जनपद के मियागंज का नाम। और अब खबरें विस्तार से। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है। लगता है इस बात को उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी ही गंभीरता से ले लिया है। मौजूदा यूपी सरकार ने प्रदेश में नाम बदलने का एक सिलसिला सा शुरू कर दिया है। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलने से शुरू हुआ यह कल्चर शहरों के नाम तक पहुंच गया है। कुछ शहरों के नाम बदल दिए गए हैं, जिसके बाद कुछ के नाम बदलने की डिमांड की जा रही है। अब उन्नाव जनपद के मियागंज का नाम बदलकर मायागंज या फिर भोपत खेड़ा करने पर चर्चा तेज हो गई है। बता दें कि जिस मियागंज का नाम बदलकर मायागंज करने की कवायद शुरू हुई है, उसका नाम दस्तावेजों में पहली बार 1771 में बदला गया था। 250 साल पहले अवध के नवाब अशरफुद्दौला के वित्त मंत्री मंगलामुखी मियां अलमास अली खान ने इसका नाम मियागंज रखा था। पहले इसे भोपतपुर के नाम से जाना जाता था। इससे पहले भी यूपी में लगातार शहरों और रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं। इसमें पहले इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज, बाद में फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या किया गया। साथ ही मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। वैसे किसी शहर का नाम बदलने भर से क्या ही लोगों की जिंदगी में कोई बदलाव आता होगा, पर परेशानियां जरूर होती हैं, क्योंकि जब प्रक्रिया शुरू होती है तो सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता है। जिले या प्रदेश में स्थित सभी बैंक, रेलवे स्टेशन, ट्रेनों, थानों, बसों तथा बस अड्डों, स्कूलों, कॉलेजों की अपनी स्टेशनरी व बोर्ड में लिखे पतों पर जिले का नाम बदलना पड़ता है और इनमें से बहुत से स्थानों को अपनी वेबसाइट का नाम भी बदलना पड़ता है। पुरानी स्टेशनरी और मोहरों की जगह नई सामग्री मंगानी पड़ती है। नाम बदलने का खर्च का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन अनुमान के तौर पर यह कहा जा सकता है कि केंद्र से लेकर प्रदेश के खजाने के साथ साथ सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों व आम जनता को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐतिहासिक विरासत तथा धार्मिक एवं पौराणिक स्थलों की केंद्र भूमि के रूप में विख्यात गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा के गौरसैरा गांव में 2000 साल पुराना स्तूप एवं 13वीं शताब्दी की मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। क्षेत्रीय पुरातत्विक अधिकारी श्री नरसिंह त्यागी व उनकी टीम द्वारा अवशेषों के निरीक्षण के बाद यह बताया गया है कि गौरसैरा स्थित स्तूप से प्राप्त पक्के ईंटों की अवशेषों के आधार पर यह टीला कुषाण कालीन प्रतीत होता है। यह आज से लगभग 2000 वर्ष पुराने पूर्व का अवशेष है। प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर कहा जा सकता है कि यह वही भगवान बुद्ध की प्रसिद्ध स्तूप का शेष है, जिसमें बौद्ध के चिता की लकड़ी के राख को रखा गया था। 13वीं शताब्दी के आसपास इस स्तूप के ऊपर शिव मंदिर का निर्माण किया गया। शिव मंदिर के गर्भगृह में लाल बलूर प्रस्तर पर निर्मित शिवलिंग स्थित है, जो लगभग 700 वर्ष प्राचीन है। इस मंदिर की देव कोलिका में प्राचीन खंडित मूर्तियों का पृष्ठभाग सहित मूर्ति है। यह मूर्ति भी 13वीं शताब्दी के आसपास का है। आपको बता दें कि कुषाण काल कला का स्वर्णिम काल था। यहाँ की परंपरा का मूल भरहूत और साची की विशुद्ध भारतीय धारा है। यद्यपि इसका अपना महत्व है कि यहाँ प्राचीन पृष्ठभूमि व नवीन विचारों से प्रेरित कलाकारों की छेनी ने एक ऐसी शैली को जन्म दिया था जो आगे चलकर अपनी विशेषताओं के कारण भारतीय कला की एक स्वतंत्र और महत्वपूर्ण शैली बन गई। विविध रूपों में मानव का सफल चित्रण, मूर्तियों के अंकन में परिष्कार, लंबी कथाओं के अंकन में नवीनताएं, प्राचीन एवं नवीन अभिप्रायों की मधुर मिलावट, गंधार कला का प्रभाव, व्यक्ति विशेष की मूर्तियों का निर्माण। आइए अब आगे की खबर की ओर बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन डैशबोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट में अपने कल्चर प्रदर्शन को देखते हुए प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक कार्य योजना तैयार कर रही है। इस कार्य योजना के तहत राज्य के सभी 826 ब्लॉक में पानी की नमूनों की जांच के लिए महाविद्यालयों एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित एक समझौता ज्ञापन विद्यालयों तथा राज्य पेयजल मिशन के बीच होगा।
इसके तहत इन कॉलेजों को अनुबंध के तहत एक निश्चित धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी तथा ये कॉलेज पानी के नमूनों की जांच के लिए अधिकृत होंगे। इसके अलावा सरकार की योजना सचल प्रयोगशाला चलाने की है। ये प्रयोगशाला पानी की शुद्धता की जांच हेतु सामान्य मानकों के अलावा हैवी मेटल तथा बैक्टीरिया की जांच करेंगे। प्रदेश सरकार राज्य के सभी जिलों में एक प्रयोगशाला के अलावा ब्लॉकों में भी प्रयोगशाला स्थापित करने का विचार कर रही है। इन प्रयोगशालाओं के स्थापना, संचालन एवं प्रबंधन का कार्य निजी एजेंसियों को दिया जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान में 75 जिला स्तरीय प्रयोगशालाएं तथा 48 ब्लॉक स्तरीय प्रयोगशालाएं हैं, किंतु ये सभी उपकरणों एवं दक्ष कर्मचारियों की कमी से जूझ रही हैं। वर्तमान में 40 जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं को यूनिफॉर्म ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल के तहत नवीनीकरण किया जा रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। यूपी में 45.44 लाख से अधिक गन्ना आपूर्तिकर्ता किसान हैं और लगभग 67 लाख किसान गन्ने की खेती से जुड़े हैं। देश में 47% चीनी का उत्पादन भी हमारे यूपी से ही हो रहा है और गन्ना सेक्टर का प्रदेश की जीडीपी में लगभग 8.45% एवं कृषि क्षेत्र में जीडीपी में 20.18% का योगदान है। ऐसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि नए सत्र में गन्ना के मूल्य में बढ़ोतरी होगी। बताते चले कि गन्ने के मूल्य को लेकर संघर्ष लगातार रहता है। किसान अपने गन्ने के भुगतान के लिए लगातार आंदोलन करते रहते हैं। किसानों को गन्ने का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं बल्कि एफआरपी फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जारी करती है। इसे केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति जारी करती है। अब समझिए कि एफआरपी क्या है। एफआरपी वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर चीनी मिलों के किसानों से गन्ना खरीदना होता है। कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एवं प्राइजेस यानी कि CACP हर साल एफआरपी की सिफारिश करता है। CACP गन्ना सहित प्रमुख कृषि उत्पादों की कीमतों के बारे में सरकार को अपनी सिफारिश भेजती है। उस पर विचार करने के बाद सरकार उसे लागू करती है। सरकार गन्ना आदेश 1966 के तहत एफआरपी तय करती है। एफआरपी में वृद्धि का फायदा देश के सभी गन्ना किसानों को नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि गन्ना का ज्यादा उत्पादन करने वाले कई राज्य गन्ने की अपनी अपनी कीमतें तय करते हैं। इसे स्टेट एडवाइजरी प्राइसेस यानी कि SAP कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा अपने राज्य के किसानों के लिए अपना SAP तय करते हैं। आमतौर पर SAP केंद्र सरकार के एफआरपी से ज्यादा होता है। बीते दिनों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यूपी के दौरे पर थे। उन्होंने कई अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक भव्य प्रेक्षागृह की शुरुआत भी की। 1000 दर्शक की क्षमता वाले ऑडिटोरियम में यूपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम से शुरुआत की गई है। इस ऑडिटोरियम के ठीक सामने 50 के दशक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर संपूर्णानंद की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। बता दें कि डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म 1 जनवरी 1891 को बनारस में हुआ था। 16 अप्रैल 1962 से 15 अप्रैल 1967 तक राज्य के दूसरे राज्यपाल रहे। यह एक कुशल राजनीतिक, प्रखर विचारक, महान शिक्षाविद और एक समर्थ साहित्यकार थे। अलग अलग विषयों पर विवेचनात्मक निबंध लिखकर अपने मौलिक विचारों से जनता और साहित्य प्रेमियों को नए ढंग से सोचने विचारने का अवसर प्रदान किया। इन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बताते चले कि बालिकाओं के छात्रावास का भी शिलान्यास हुआ। राष्ट्रपति ने सैनिक स्कूल में पढ़ने वाली 150 बालिकाओं के लिए छात्रावास के निर्माण का शिलान्यास भी किया। सैनिक स्कूल में कक्षा 9 से बालिकाओं के पढ़ने की आवासीय व्यवस्था है। यही नहीं, बालिकाओं की खेलकूद के लिए मैदान की 4 दीवारी का भी शिलान्यास हुआ। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखने के बाद प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों के हौसलों को और भी मजबूती देने के लिए मेरठ में प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण करने का फैसला लिया है। यही नहीं, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के साथ स्पोर्ट्स टूरिज्म सेंटर भी विकसित करने का फैसला लिया गया है, जहां खेल उत्पादों की प्रदर्शनी, स्पोर्ट्स गार्डन और मिनी अम्यूजमेंट पार्क बनाया जाएगा। मेरठ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस स्पोर्ट्स टूरिज्म सेंटर को विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए सिंचाई विभाग की लगभग 36.98 हेक्टेयर जमीन सरधना के सलावा में मिल चुकी है।
यहाँ टूरिज्म सेंटर बनाने के लिए अलग से 3 हेक्टेयर जमीन की मांग और की गई है। खेलों के विकास के लिए सरकार ने बजट 2021-22 में 8.55 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया है। सरकार युवा खेल एवं विकास प्रोत्साहन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम एवं ओपन जिम का निर्माण करा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में युवक मंगल दल तथा महिला मंगल दल का गठन किया गया है। प्रदेश सरकार खेलो स्टेडियम स्कीम के तहत 37 स्टेडियम तथा बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण कर रही है। इन बहुउद्देशीय हॉल में सभी तरह के इंडोर गेम्स जैसे कि बैडमिंटन, वॉलीबॉल, पैरालिफ्टिंग, कुश्ती आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। देखा जाए तो खेल पर्यटन के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। खेल और पर्यटन स्थलों के प्रचार और सतत आर्थिक विकास के लिए 2 प्रेरक शक्तियां हैं। पर्यटन और खेल के बीच संबंधों को बेहतर ढंग से समझने और उनके संयुक्त योगदान के लाभों के बारे में जागरूक रखना। इसे बढ़ावा देने के लिए UNWTO और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC ने संयुक्त रूप से 22-23 फरवरी 2001 को बार्सिलोना में खेल और पर्यटन पर प्रथम विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यूपी में बनने वाले मेजर ध्यानचंद के खेल विश्वविद्यालय के बारे में आपको बताते चले कि इस विश्वविद्यालय का निर्माण करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से होने जा रहा है। प्रदेश के पहले और अति आधुनिक बनने जा रहे इस खेल विश्वविद्यालय में शोध होने के साथ ही कॉलेजों को मान्यता और संबद्धता भी प्रदान की जाएगी। इससे जहां खेल पर शोध बढ़ेंगे, वहीं कॉलेजों में खेल गतिविधियां बढ़ाने के साथ ही इंडस्ट्री बेस्ड ट्रेनिंग कराना भी आसान होगा। इन सब के अलावा वेस्टर्न यूपी से ओलंपिक में 8 और पैरा ओलंपिक्स में 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। पहले भी वेस्टर्न यूपी के खिलाड़ी विश्व स्तरीय खेल स्पर्धाओं में देश को पदक दिला चुके हैं। ऐसे में खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए अच्छे सेंटर का होना बेहद जरूरी है। आइए अब अपने आज के MCQs की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, डॉक्टर संपूर्णानंद यूपी के राज्यपाल कब बने? जिसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 16 अप्रैल 1962, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1960, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1967, ऑप्शन डी 17 अप्रैल 1972। हमारा दूसरा प्रश्न है कि FRP कौन जारी करता है? जिसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए CACQ, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी राज्य सरकार, ऑप्शन डी केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति। हमारा तीसरा प्रश्न है, खेलो इंडिया स्कीम के तहत प्रदेश सरकार कितने स्टेडियम का निर्माण करने जा रही है? जिसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 37 और ऑप्शन डी 32। इन सभी प्रश्नों के जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल इतना ही। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें बातें यूपी की। अगले एपिसोड में हम कुछ नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।